कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि काश ये कोरोना नहीं होता तो आज हम सब लोग एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके बैठे होते और इस काव्य पाठ का आनंद ले रहे होते और स्थान होता वाशिंगटन डीसी। साथियों नमस्कार। आज मुझे इस अवसर में काव्य पाठ करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है उसके लिए मनोरंजन सर और मृगरंजनी दीदी को स्पेशल थैंक्स बोलता हूँ मैं। साथ ही साथ आप सबको नमस्कार और प्रणाम करते हुए सीधे अपनी काव्य की तरफ बढ़ता हूँ। मिलने की तमन्ना तुमसे बहुत है यार, एक तुम ही तो हो मेरे इस संसार में। देखना चाहता हूँ तुम्हें पल भर ही सही, एक तस्वीर तो छपवा दो मेरे शहर के अखबार में। साथियों आपको फिर से नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ। वैसे तो मैं बेसिकली श्रृंगार रस के वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार के कविताएं लिखता हूँ, लेकिन मैं आज संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के अलावा भी कुछ समसामयिक विषय हैं और ऐसे समसामयिक विषयों पर मैं आपके सामने आज कुछ लाइनें रखना चाहता हूँ। आप सब को पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले ही 9 नवंबर 2019 को बरसों का विवाद का एक बहुत अच्छा निर्णय आया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अयोध्या के मामले की बात कर रहा हूं मैं, आप सब लोगों को ध्यान ही होगा। और ये अयोध्या श्री राम लला का जो जन्म स्थान श्री राम जन्मभूमि के ऊपर जो निर्णय आया, उसके पहले जो परिस्थितियां बनी, जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं को मैं कुछ लाइनों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप आनंदित होंगे। असंभव सा लगने लगा था, सब्र का बांध टूटने लगा था। असंभव सा लगने लगा था, सब्र का बांध टूटने लगा था। आंखें भी थकने लगी थी राह तकते तकते। मन शिथिल होने लगा था जंग लड़ते लड़ते। जाने कब वह घड़ी आएगी जब राम भक्तों में खुशियां छाएगी। जाने कब वह घड़ी आएगी जब राम भक्तों में खुशियां छाएगी। कब भव्य मंदिर का निर्माण होगा, इस भव की राजधानी अयोध्या पावन धाम होगा। विश्वास अधीर होने लगा था अवाम का, विश्वास अधीर होने लगा था अवाम का। फिक्र भी सताने लगी थी क्या होगा अयोध्या धाम का। उलाहना सहते बढ़ रहे थे काल चक्र के दौर में। उलाहना सहते बढ़ रहे थे काल चक्र के दौर में। विरोधियों का साहस बढ़ रहा था अनर्गल भरी शोर में। विरोधियों का साहस बढ़ रहा था अनर्गल भरी शोर में। जैसे लोग कहते थे कि राम तो है ही नहीं, राम काल्पनिक है, रामचरितमानस महज एक किताब है, एक पुस्तक है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी। उलाहना सहते बढ़ रहे थे काल चक्र के दौर में। विरोधियों का साहस बढ़ रहा था अनर्गल भरी शोर में। जागा फिर विश्वास मन में शाश्वत सच्चाई की। दफन हो गए कितने सालों साल की लड़ाई में, यानी कि 500 साल लगा कि हम राम मंदिर या अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला और वो निर्णय आने पे 500 साल लगा। तो दफन हो गए कितने सालों साल की लड़ाई में। जागा फिर विश्वास मन में शक्ति शाश्वत सच्चाई में। आखिर वह दिन आ ही गया अब, सारे जगत ने मान ही लिया सब। पुनः राम की राजधानी अयोध्या का निर्माण होगा। पुनः राम की राजधानी अयोध्या का निर्माण होगा। केंद्र बनेगा विश्व का, यही सबका कल्याण होगा। केंद्र बनेगा विश्व का, यही सबका कल्याण होगा। उठाकर दोनों हाथ
श्री राम का जयकारा हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, अब बस यही नारा हो, अब बस यही नारा हो। साथियों, वह दिन आया 9 नवंबर 2019 का, जिस दिन राम मंदिर के ऊपर एक सुखद निर्णय आया और सभी राम भक्तों में वो खुशियां छाई। राम भक्त कौन? तो राम सबके हैं और राम सब में हैं। और उसको मैंने इस लाइन में सजाया था। एक अगली कविता मैं आपको और सुनाता हूँ। एक ऐसे ही घटना है कि 1947 अगस्त 1947 हम बहुत खुशियां मनाते हैं उस दिन को, 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, या ये कहें कि भारत को छोड़कर अंग्रेज वापस इंग्लैंड गए थे। हम उस दिन को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। किंतु 15 अगस्त के पहले, जिस रात के ढलने के बाद 15 अगस्त आने वाला था, उस रात को क्या हुआ, यानी कि 14 अगस्त 1947 का जो रात था, उस रात को क्या हुआ, उसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। मैं जब भी उस भित्ति चित्र को देखता हूँ, मैं जब भी उस भित्ति चित्र को देखता हूँ, उस अतीत के बारे में सोचता हूँ। मैं जब भी उस भित्ति चित्र को देखता हूँ, उस अतीत के बारे में सोचता हूँ। देखकर मन उद्वेलित हो उठता है, कई बार तो मन अचंभित हो जाता है। चित्र तो श्याम श्वेत ही है, मगर आज भी जीवंत ही है। चित्र आज श्याम श्वेत ही है, मगर आज भी जीवंत ही है। एक देश, एक मिट्टी, एक ही रक्त हुए, जाने वो कैसी घड़ी आई जिस पर हम विभक्त हुए। देह लहू लुहान हुआ, सब ताना बाना उखड़ गए। देह लहू लुहान हुआ, सब ताना बाना उखड़ गए। बेघर हुए जन जन, आपस में सब बिछड़ गए। खेती लूटी, बेटी लूटी, जघन्य हिंसा क्यों किए गए। खेती लूटी, बेटी लूटी, जघन्य हिंसा क्यों किए गए। हाहाकार मचा करके ऐसे हिस्सा क्यों किए गए। संभाला गया जिस घर परिवार को, जमी जिसको सींची गई, उसी जमी पर रातों रात क्यों लाल लकीरें खींची गई। रेड क्लिफ रेखा खींची गई है ना। रेड क्लिफ रेखा क्या है? रेड का मतलब तो लाल ही होता है। और उस दिन सीमाओं पर रक्त रंजित खून बहाए जा रहे थे। लाखों ऐसे जो लोग थे जिनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे लोगों को मारे जा रहे थे। हाहाकार मचा करके ऐसे हिस्सा क्यों किए गए। खेती लूटी, बेटी लूटी, जघन्य हिंसा क्यों किए गए। संभाला गया जिस घर परिवार को, जमी जिसको सींची गई, उसी जमी पर रातों रात क्यों लाल लकीरें खींची गई। 14 अगस्त 1947। मिलजुल कर सब साथ रहते थे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान कोई हमसे पराया तो था नहीं। मिलजुल कर सब साथ रहते थे। एक जैसी प्रकृति हमारी, खान पान रहन सहन, भाषा भूषा संस्कृति हमारी। भाई छोड़ते धरती बांटते, आई नहीं लज्जा उनको। भाई छोड़ते धरती बांटते, आई नहीं लज्जा उनको। थोड़े धन कुर्सी के कारण, थोड़े धन कुर्सी के कारण चाहिए थी सत्ता उनको। एक प्रधानमंत्री यहाँ बन गए, एक प्रधानमंत्री वहां बन गए। देश एक ही था, लेकिन एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे बन सकते थे जब तक देश बढ़ता नहीं। साथियों, उस लाइन को मैंने यहाँ लिखा कि भाई छोड़ते धरती बांटते, आई नहीं लज्जा उनको। थोड़े धन कुर्सी की चाहत, चाहिए थी सत्ता उनको। बांटा जिसने वतन हमारा, अब वह चाटुकार नहीं दिखते। बांटा जिसने वतन हमारा, अब वो चाटुकार नहीं दिखते। 47 में देश बांटने वाले अब नहीं दिखते। दफन हुए इतिहास में, मगर समस्या आज भी है। मित्रों, मैं ये कविता आज क्यों पढ़ रहा हूं, तो अभी अभी एक एससीओ की बैठक हुई है मॉस्को, रसिया में, जहां पर यह दिखाया गया था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान अपने देश के चित्र में, अपने देश के नक्शा में कश्मीर को दिखा रहा था, और वहीं अक्साई चीन को चाइना दिखा रहा था। तो भारत का तो अक्साई चीन और भारत का पीओके अब रहेगा ही नहीं।
कुल मिलाकर के जो 47 में देश को बांटा गया था वो समस्या आज भी बनी हुई है, और उसी समस्या के चलते अपने जो अजित डोभाल साहब जो उस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, उनको उठ के जाना पड़ा। दफन हुए 47 में मगर समस्या आज भी है, दफन हुए इतिहास में मगर समस्या आज भी है, बनाकर भारत का अंग पराया वह देश पराया आज भी है। क्या कर दिया जिन्होंने देश बांटा, 47 में देश बांटने के बाद उनको अंदाजा भी था कि समस्या आज भी बने रहेगी। वो मुजफ्फराबाद के लोगों से जाके पूछिए कि वो कैसे तंग हालत में अपने जीवन जी रहे हैं। तो मैंने इस लाइन को कुछ अपनी कविताओं के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो आइए, आजकल जो व्यवस्थाएं जो चल रही है, अगली कविता मैं आपको इस व्यवस्थाओं के बारे में कुछ आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये अगली कविता भी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी नज़र आज एक ऐसे बुजुर्ग महिला पर पड़ी थी। मेरी नज़र आज एक ऐसे बुजुर्ग महिला पर पड़ी थी, भीड़ वाली बाजार में कोने पर लाठी के सहारे खड़ी थी। आज मेरी नज़र एक ऐसे बुजुर्ग महिला पर पड़ी थी, भीड़ वाली बाजार में कोने पर लाठी के सहारे खड़ी थी। सूखी सी चमड़ी झुके हुए कमर, सूखी सी चमड़ी झुके हुए कमर, आसक्ति का भाव लिए मैले से कपड़े लपेटे भीड़ की ओर देख रही थी। मेरी नज़र आज एक ऐसे बुजुर्ग महिला पर पड़ी थी, भीड़ वाली बाजार में कोने पर लाठी के सहारे खड़ी थी। धसी हुई आंखों से आशाओं से भरी हुई, धसी हुई आंखों से आशाओं से भरी हुई, ऐसा लग रहा था उनको कुछ पाने की हड़बड़ी थी। मैंने पास जाकर पूछा, अम्मा कुछ चाहिए? मैंने पास जाकर पूछा, अम्मा कुछ चाहिए? कुछ देर से वो मेरी ओर देख रही थी। अब उसकी नजरें जा टिकी थी मेरे थैले में, अब उसकी नजरें जा टिकी थी मेरे थैले में, जहां कुछ सामान के साथ कुछ केले थे। मैंने 2 केले उठाकर दिया, शायद वो भूखी थी। मैंने 2 केले उठाकर दिया, शायद वो भूखी थी, मगर वो खाई नहीं, आंचल में लपेट कर रख ली। वो शर्मा रही थी या शायद घबरा रही थी, वो शर्मा रही थी या शायद घबरा रही थी। मेरी नज़र आज एक ऐसे बुजुर्ग महिला पर पड़ी थी जो भीड़ वाली बाजार में एक कोने पर खड़ी थी। मैंने फिर से पूछा, अम्मा कहाँ रहती हो? मैंने फिर से पूछा, अम्मा कहाँ रहती हो? उसने इशारों से ही मुझे दिखा रही थी शहर के बीचों बीच बसे हुए उस पिछड़ी बस्ती को। मैंने पूछा, अम्मा कहाँ रहती हो? वो इशारों से ही दिखा रही थी शहर के बीचों बीच एक पिछड़ी बस्ती को, जहाँ झुग्गी झोपड़ी टीने टप्पड़ से बने सरपरस्ती को। वो लाठी टेकते हुई आगे बढ़ने लगी थी। मैं भी नजरें चुराते उसकी ओर जाने लगा था। वो मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी। लगा मुझे कि कुछ दुआ दे रही थी। आज मेरी नज़र एक ऐसे बुजुर्ग महिला पर पड़ी थी जो भीड़ वाली बाजार के कोने पर लाठी के सहारे खड़ी थी। घर आते आते मैं उसके बारे में सोच रहा था। मित्रों, वो परिदृश्य इतना सेंसिटिव था, इतना संवेदनशील था कि मैं घर आते आते उसके बारे में सोच रहा था, उसके अतीत को और खरोच रहा था। 2 केले से उसको क्या सुकून मिला होगा, 2 केले से ही उसको क्या सुकून मिला होगा। और केले कुछ दे देता, कुछ ज़्यादा ही सही। 2 केले से उसको कुछ सुकून मिला या नहीं, और केले दे देता थोड़ा ज़्यादा ही सही। क्या उसके नसीब में भूख ही लिखा है? क्या उसके नसीब में भूख ही लिखा है? उसके जीवन में दरिद्रता अभाव ही दिखा है। दोष किसको दूं? दोस्तों, शहर के बीचों बीच मैंने उसको पूछा कि अम्मा कहाँ रहती हो? वो इशारों में ही दिखा रही थी शहर के बीचों बीच उस
पिछड़ी बस्ती को, जहां टीने टप्पड़ से बने झुग्गी झोपड़ी सरपरस्ती को। फिर मैं आते आते उसके बारे में ही सोच रहा था, उसके अतीत को और खरोच रहा था। दोस्तों, मुझे तो उसके नसीब में भूख ही दिख रहा था, उसके जीवन में दरिद्रता और अभाव ही दिख रहा था। दोष किसको दूं, बरसाने वाली राधे की प्रीतम को, या सदियों से चले आ रहे ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सोचने की जरूरत है। तो मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर ये कविताएं लिखी। मैं आपको एक अगली कविता की ओर लेके चलता हूं। ये कविता भी एक वीर रस की कविता है। इसके पहले मैं कुछ भूमिका आपके सामने रखूं। हम दुनिया के सामने आज चौथे नंबर के सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति को संधारण करने वाले देश हैं, यानी कि यूएसए, रसिया, चाइना के बाद अगर कोई जो सबसे ज्यादा ताकतवर देश है तो भारत है। और इतने बड़े ताकतवर देश होने के बाद भी ये छोटे छोटे टुचुर्री टाइप के देश वाले लोग हमको ऐसे 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 चुभाते रहते हैं, ऐसे ऐसे चुभाते रहते हैं। तो ऐसे कई घटनाएं घटते रहती है। तो उनके लिए मैं कहना चाह रहा था कि हमें परेशान मत करो। कभी डोकलाम पर, कभी अक्साई चीन पर, कभी तवांग पर, कभी पीओके पर, कभी मुजफ्फराबाद पर भारत को ऐसे परेशान करते रहते हैं कि भारत जैसे कि कोई बहुत लाचार बेबस देश है। अरे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा 2.5 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी है और अब हम 5 ट्रिलियन पे जाने वाले हैं। अगर ये कोरोना नहीं होता तो शायद आज हमारा परिदृश्य ही कुछ और होता। रुद्र तांडव का गुंजायमान डमरू की डमडम की आवाज, रुद्र तांडव का गुंजायमान डमरू के डमडम की आवाज, गूंजे हिमालय भारत की ताज, थरथर कांपे दुश्मन के प्राण, सुरेश के चक्र सुदर्शन का, सरसराती पराक्रम का। रुद्र का तांडव का गुंजायमान, डमरू के डमडम की आवाज, गूंजे हिमालय भारत की ताज, थरथर कांपे दुश्मन के प्राण, सुरेश के चक्र सुदर्शन का, सरसराती पराक्रम का। सुरेश के चक्र सुदर्शन का, सरसराती पराक्रम का, अरिकाधड़ से सिर से उतरे, अरिकाधड़ सिर से उतरे, थर थराते भूपर गिरे, ब्रह्मा जी वेद बखाने हैं, निकले जब सृष्टि बनाने हैं। ब्रह्मा जी वेद बखाने हैं, निकले जब सृष्टि बनाने हैं, विष्णु के नाभि के कमल खिल गए ब्रह्मा बिठाने हैं। है कौन यहाँ जग में कोई जो भारत को ललकार सके, त्राहि त्राहि मच जाएगा जब शेषनाग फुंकार उठे, त्राहि त्राहि मच जाएगा जब शेषनाग फुंकार उठे। अर्जुन के गांडीव के टंकार भारत सिंधु के आर पार, फिर महाभारत का बिगुल बजेगा केशव के पांचजन्य पर। अर्जुन के गांडीव के टंकार भारत सिंधु के आर पार, फिर महाभारत का बिगुल बजेगा केशव के पांचजन्य पर। रहेगा नहीं कुछ खंड खंड, रहेगा नहीं कुछ खंड खंड, भारत मेरा अखंड होगा। रहेगा नहीं कुछ खंड खंड, भारत मेरा अखंड होगा। त्रिविष्टम बर्मा भूटान श्रीलंका सब अपना होगा। त्रिविष्टम मतलब तिब्बत। आपको पता होगा कि तिब्बत भारत का हिस्सा है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा सब भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत का हिस्सा है। अर्जुन के गांडीव के टंकार भारत सिंधु के आर पार, फिर महाभारत का बिगुल बजेगा केशव के पांचजन्य पर। रहेगा नहीं कुछ खंड खंड, भारत मेरा अखंड होगा। त्रिविष्टम बर्मा भूटान श्रीलंका सब अपना होगा। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ हाँ मैं ही भारत हूँ। दोस्तों, एक संत हुआ करते थे हमारे स्वामी राम तीर्थ जी, जो कहते थे कि मैं भारत हूँ, मैं जब चलता हूँ तो भारत चलता है। हिमालय मेरा सिर का मुकुट है, हिंद महासागर मेरा चरण पखारता है, और बंगाल और पंजाब मेरे दोनों वक्ष स्थल है। मैं भारत हूँ। वो लाइन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ हाँ मैं ही भारत हूँ। यह स्वाभिमान जागृत होगा, पुनः विश्व गुरु भारत दुनिया में स्थापित होगा। आज नहीं युगों युगों से भारत सबकी माता है। आज नहीं युगों युगों से भारत सबकी माता है। आर्यव्रत देखिए, जम्बूद्वीप देखिए, कहाँ कहाँ फैला हुआ है जम्बूद्वीप।
एशिया, आधा एशिया, उधर यूरेशिया, सारा जम्बूद्वीप का पार्ट है। ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उधर मेडिटेरियन सी तक अगर हम चले जाएं तो उसके नीचे अगर आप आर्यवर्त का अध्ययन करेंगे, जम्बूद्वीप का अध्ययन करेंगे, हमारा 5000 साल से भी पुराना हमारी संस्कृति है। भाई हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के सारे सामान, सारे प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते थे? तो मिस्र में मिलते थे, मेसोपोटामिया में मिलते थे। यानी कि हम सबसे पुरानी सभ्यता के लोग हैं, पुराने संस्कृति के लोग हैं। पुनः विश्व गुरु भारत दुनिया में स्थापित होगा। आज नहीं, युगों युगों से भारत सबकी माता है। हे रत्नगर्भा भारत माता, हे रत्नगर्भा भारत माता है, मेरे रत्नगर्भा भारत माता है, मेरा रत्नगर्भा भारत माता है। साथियों, भारत नो डाउट आज भी महान है, कल भी महान था और आगे भी महान रहेगा, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, वो हजारों साल पुराना है। जब बहुत सारे देशों का उदय नहीं हुआ था, तब हम बहुत संस्कारी थे। आप हड़प्पा सभ्यता देखिए, हम कितने डेवलप्ड लोग थे। बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, ढके हुई नालियां हुआ करते थे, कसीदेदार कपड़े हुआ करते थे, बाजार हुआ करते थे, व्यापार हुआ करते थे, वाणिज्य हुआ करते थे, उद्योग हुआ करते थे। मैं अपनी काव्य पाठ के सिलसिले में आपको आगे बढ़ाते हुए आपको अपना जो मूल कविताएं हैं, साथियों मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि बेसिकली मैं श्रृंगार रस का कवि हूं। श्रृंगार रस लिखता हूं, गजलें लिखता हूं, वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस की कविताएं मेरे पास ज्यादातर होती हैं। लेकिन मैंने आज अब तक आपको समसामयिक विषयों पर कविताएं सुनाई। अब मैं एक गजल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि वो गजल को आप बहुत इंजॉय करेंगे। जीना नहीं तेरे बिना, तेरे बिना जीना नहीं, जीना नहीं तेरे बिना, तेरे बिना जीना नहीं। यूं मुझको अजब सा ये कैसा हुआ है, यूं मुझको अजब सा ये कैसा हुआ है, लगता नहीं दिल यूं ही कहीं, जीना नहीं तेरे बिना, तेरे बिना जीना नहीं। ढूंढती है तुझको सदा मेरी नजरें, ढूंढती है तुझको सदा मेरी नजरें, आंखें मेरी अश्क से हैं भरे, ढूंढे तुझे सदा आसमां, ढूंढे तुझे सदा आसमां, ढूंढे तुझे सदा है जमी, जीना नहीं तेरे बिना, तेरे बिना जीना नहीं। देखा जो तुझको तो दिल खो गया था। साथियों ये लाइन बहुत ही रोमांटिक है, आप इंजॉय कीजिएगा। देखा जो तुझको तो दिल खो गया था, जाने क्यों इतना मैं थम सा गया था। देखा जो तुझको तो दिल खो गया था, जाने क्यों इतना मैं थम सा गया था। आगे इतना आते गया और आगे क्यों इतना मैं आते गया और तुमने कभी भी कुछ ना कही, जीना नहीं तेरे बिना, तेरे। तेरे बिना जीना नहीं।
अजब सा ये कैसा हुआ है, लगता नहीं दिल यूं ही कहीं, जीना नहीं तेरे बिना, तेरे बिना जीना नहीं। जख्म इस दिल का दिखाऊं मैं कैसे, जख्म इस दिल का दिखाऊं मैं कैसे, दर्द इस दिल में छुपाऊं मैं कैसे। खुशबू तुम्हारी चमन में है फैला, खुशबू तुम्हारी चमन में है फैला, झलक से तुम्हारी है दुनिया थमी, जीना नहीं तेरे बिना, तेरे बिना जीना नहीं। सारा बदन अब सहम सा गया है। साथियों, ये मेरे गजल की अंतिम पंक्ति है। ये बहुत ही ध्यान से सुनने लायक पंक्ति है। सारा बदन अब सहम सा गया है, वक्त भी अपना ठहर सा गया है। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, काश ऐसा होता कि हम सभी गले में एक दूसरे के हाथ डाल के बैठे होते और मेरा काव्य पाठ वाशिंगटन डीसी में होता और हम सारे लोग मजे ले रहे होते। लेकिन ये तो काल्पनिक है, बस वर्चुअल सोच सकते हैं। कोरोना काल चल रहा है, इसलिए मैंने लिखा सारा बदन अब सहम सा गया है, वक्त भी अपना ठहर सा गया है, पल छिन ही अब तो मेरे पास आ जा। पल छिन छत्तीसगढ़ी में छड़िक को कहते हैं, थोड़ी सी। जैसे मैंने कहा कि मिलने की तमन्ना तुमसे बहुत है यार, मिलने की तमन्ना तुमसे बहुत है यार, एक तुम ही तो हो मेरे इस संसार में, देखना चाहता हूं तुम्हें पल भर ही सही, एक तस्वीर तो छपवा दो मेरे शहर के अखबार में, एक तस्वीर तो छपवा दो मेरे शहर के अखबार में। वैसे ही पल छिन का मतलब है थोड़ा सा। सारा बदन अब सहम सा गया है, वक्त भी अपना ठहर सा गया है, पल छिन ही अब तो मेरे पास आ जा, पल छिन ही अब तो मेरे पास आ जा, आती क्यों तुझको दया भी नहीं, जीना नहीं तेरे बिना, तेरे बिना जीना नहीं, जीना नहीं तेरे बिना, तेरे बिना जीना नहीं। यूं मुझको अजब सा ये कैसा हुआ है, लगता नहीं दिल यूं ही कहीं, जीना नहीं तेरे बिना, तेरे बिना जीना नहीं। और साथियों, आज के इस अवसर पे एक बहुत ही रोमांटिक और खूबसूरत संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का संगम, एक बहुत ही रोमांटिक रचना प्रस्तुत करता हूं। ये आखिरी प्रस्तुति आप सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा। मैं जब भी उसकी गली से गुजरता था, आपको बहुत मजा आएगा। मैं जब भी उसकी गली से गुजरता था, वो बालकनी में आ खड़ी होती थी। मैं जब भी उसकी गली से गुजरता था, वो बालकनी में आ खड़ी होती थी।
उस वक्त उसकी मतवाली निगाहें मेरे ऊपर ही गड़ी होती थी। मैं जब भी उसकी गली से गुजरता था वो बालकनी में आ खड़ी होती थी। उस वक्त उसकी मतवाली निगाहें मेरे ऊपर ही गड़ी होती थी। कहती कुछ भी नहीं दांतों तले होठों से, कहती कुछ भी नहीं दांतों तले होठों से, बस हल्की सी मुस्कुराती थी। मैं जब भी उसके गली से गुजरता था वो बालकनी में आ खड़ी होती थी। जब तक मैं ओझल नहीं हो जाता था उसकी दृष्टि मेरे पीछे पड़ी रहती थी। आते जाते मंजर एक जैसा रहता था। जब तक मैं ओझल नहीं हो जाता उसकी दृष्टि मेरे पीछे पड़ी रहती थी। आते जाते मंजर एक जैसा रहता था। पता नहीं वो मेरे लिए क्या सोचती थी। जब भी मैं उसकी गली से गुजरता था वो बालकनी में आ खड़ी होती थी। मैं कुछ कहने से डरता था, शायद वो भी कुछ कहने से डरती थी। मगर एक दिन अचानक दृश्य था भयानक। उसकी बालकनी में झिलमिलाती लाइटों की लड़ी थी। मगर एक दिन अचानक दृश्य था भयानक। उसकी बालकनी में उसकी जगह झिलमिलाती लाइटों की लड़ी थी। उसका मकान जैसे दुल्हन सी सजी थी। गाड़ियों का अंबार, लोगों की भीड़ लगी थी। पता लगा कि उसकी बारात आई थी। जब भी मैं उसकी गली से गुजरता था वो बालकनी में आ खड़ी होती थी। कहती थी कुछ भी नहीं, बस हल्की सी मुस्कुरा देती थी। मगर एक दिन अचानक दृश्य था भयानक। उसकी बालकनी में उसकी जगह झिलमिलाती लाइटों की लड़ी थी। उसका मकान जैसे दुल्हन सी सजी थी। गाड़ियों का अंबार, लोगों की भीड़ लगी थी। पता लगा कि उसकी बारात आई थी। हताशा हुई थी मुझे मगर थोड़ी सी। मैं बेकार ही परेशान हो रहा था। वो सजी हुई डोली में बैठकर जा रही थी। मजा आ रहा होगा आपको। मगर मैं बेकार ही परेशान हो रहा था। वो सजी हुई डोली में बैठकर जा रही थी। मैं वहीं खड़ा अपने मन को समझा रहा था। वो मुझे देखकर जाते जाते हाथ हिला रही थी। मैं वहीं खड़ा अपने मन को समझा रहा था। वो मुझे देखकर जाते जाते हाथ हिला रही थी। और जब अचानक उसकी आंखों में देखा तो वो चंचल हंसी आंखें अश्कों से भरी हुई थी। अब सब जाने लगे थे। भीड़ बिखर गई थी। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था। पल भर में ही सब कुछ बदल गया था। अब वो गली सूनी नजर आने लगी थी। मुझे उसकी फिक्र सताने लगी थी। फूल कलियां सब मुरझाने लगे थे। जर्रे जर्रे उसकी यादों में रोने लगे थे। उसकी बस इतनी सी कहानी है दोस्तों। मेरी जिंदगी में उसकी यादें रूहानी है दोस्तों। जब भी मैं उसकी गली से गुजरता वो बालकनी में आ खड़ी होती। उस वक्त उसकी मतवाली निगाहें मेरे ऊपर ही गड़ी होती। कुछ भी नहीं दांतों तले होठों से, बस हल्की सी मुस्कुराती थी। जब भी मैं उसकी गली से गुजरता वो बालकनी में आ खड़ी होती थी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे वक्त दिया, मुझे समय निकाल करके सुना। अगर मेरी बातें, मेरी कविताएं, मेरे गज़लें अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।